गुड इवनिंग विद्यार्थियों, अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत। देखिए विद्यार्थियों, आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है 10th क्लास से केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, 10th क्लास के एनसीईआरटी का टॉपिक है और सेकेंड ग्रेड और रीट परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। देखिए विद्यार्थियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलती रहेगी। देखिए विद्यार्थियों, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब इसमें नए पदार्थ का निर्माण होगा और ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का क्या हो जाएगा, निर्माण, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर इसमें दो प्रकार के पदार्थ हो गए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के हिस्सा होते हैं यानी पहले से भाग लेते हैं, वो अभिकारक कहलाएंगे। और ऐसे पदार्थ जो बाद में निर्मित होते हैं अभिक्रिया के दौरान, वो उत्पाद कहलाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर ए और बी है दो, ये क्या है, ये अभिकारक है और इन दोनों से मिलकर सी और डी बनेगा, वो क्या हो जाएगा, उत्पाद। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम के फीते का जलना और दही बनना, ये सारे के सारे रासायनिक अभिक्रिया के क्या है, उदाहरण विद्यार्थियों। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन कौन से परिवर्तन होंगे। जो रासायनिक अभिक्रिया होगी तो इसके दौरान अवस्था में परिवर्तन होगा, ठोस, द्रव, गैस, तीन अवस्थाएं। रंग में परिवर्तन होगा, रंग किस प्रकार परिवर्तन होगा, तापमान में परिवर्तन और गैस का उत्सर्जन होगा। अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार दर्शाया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर शब्द समीकरण है, फिर जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया, यह एक अभिकारक होगा, LH, कौन सा, LHS। अब उसके बाद हम जिंक सल्फेट बनेगा और बाद में हाइड्रोजन मुक्त होगी, तो ये उत्पाद बन गया। फिर एग्जाम्पल देखते हैं अपन, जैसे Zn, जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक एसिड से करना पर ये LHS हो गया और इसके बाद जो बनने वाला उत्पाद ZnSO4 कौन सा हो गया, जिंक सल्फेट, और बाद में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। तो एक समीकरण हो गया, क्या हो गया, समीकरण, इक्वेशन हो गया, केमिकल इक्वेशन। अब देखते हैं रासायनिक समीकरण किस प्रकार से इसकी डेफिनेशन है वो देखेंगे, कैसे निरूपित किया जाता है। देखिए रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाती है और रासायनिक समीकरण में तत्वों या प्रतीकों या अभिकारक या उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था में लिखे जाते हैं। भौतिक अवस्था गैस है तो गैस, और सॉलिड है तो फिर एस। ठीक है विद्यार्थियों, और इस प्रकार लिक्विड है तो ये एल लिखा जाएगा। तो ये इसके रासायनिक समीकरण के दौरान भौतिक अवस्था लिखी जाती है। फिर नेक्स्ट क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थिति जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर लगाया जाता है। मान लीजिए ये तीर है और जो यहाँ तीर के निशान के ऊपर है वो उत्प्रेरक है, ताप है, टेम्परेचर है, इस प्रकार यहाँ तीर के ऊपर लगाया जाता है। फिर रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करेंगे, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो निर्माण होता और न ही विनाश होता है। यह एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है विद्यार्थियों, जिसमें द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता है न इसका विनाश, बाकी परिवर्तन किया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक और उसके पास बाद में बनने वाले जो उत्पाद हो गए, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान, एकदम संतुलित होने चाहिए। अब देखते हैं संतुलित करने के लिए एक इम्पोर्टेंट विधि है, वो परीक्षा में पूछी गई है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है, तो वो हीट एंड ट्रायल परीक्षा में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रासायनिक विधि को चरणबद्ध संतुलित करना है हीट एंड ट्रायल विधि द्वारा। देखिए विद्यार्थियों, देखते हैं फर्स्ट चरण है रासायनिक समीकरण को लिखना। लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों तरफ बॉक्स बनाइए। यहाँ पर देखिए Fe + H2O, यहाँ पर Fe2O3 और H2 ये लिख दिया है। अब इसके बाद बनने के बाद अब देखते हैं उसके अंदर संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ परिवर्तन नहीं किया गया है। अब इसको देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो Fe कितना है, 1 है, तो यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया है। हाइड्रोजन कितने, 2 है, तो फिर 2 लिख दिया है। इसी प्रकार यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है तो 1 लिख दिया है। यह एक अभिकारक के लिए लिखा है मैंने, LHH। उसके बाद देखिए जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ Fe कितना है, तो 3 है, तो मैंने Fe 3 लिख दिया है विद्यार्थियों। उसके बाद हाइड्रोजन है वो 2 है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, फिर उसके बाद में ऑक्सीजन वो 4 हो गई। ठीक है विद्यार्थियों, तो इसके बाद देखिए सबसे अधिक परमाणु वाले ऑक्सीकरण या उत्पाद की साइड की
गुणांक को संतुलित करेंगे। यहाँ पे देखिए जल को 4 से गुणा कर दिया है, तो ये ऑक्सीजन और जल हो गया है 4। उसके बाद सभी तत्वों के परमाणुओं को 3 चरणबद्ध संतुलित कीजिए, तो यहाँ 3 लगा दिया है, ये Fe2O3 ये भी 3, हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 4 तो ऑक्सीजन भी 4। इस प्रकार देखिए विद्यार्थियों सभी तत्वों की संख्या को दोनों ओर क्या कर दिया गया है, समान कर दिया गया है, तो एक संतुलित समीकरण हमको प्राप्त होता है। अब देखते हैं इसके अंदर ठोस द्रव गैस की भौतिक अवस्था लिखते हैं, किस प्रकार लिखा है। तो ठोस को S सॉलिड, Si लिक्विड होगा और गैस G गैस हो जाएगा और AQ एक्वस यानी जल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए Fe होगा वो सॉलिड है, S लगा दिया है, जल होगा वो एक लिक्विड है, इस लिक्विड के साथ ही और इसमें ऑक्सीजन गैस है तो G लगा दिया है और Fe2O3 एक सॉलिड हो गया, फिर हाइड्रोजन गैस है इसलिए G लगा दिया। तो ये इसकी भौतिक अवस्था द्वारा दर्शाया गया है। फिर छठा एंड फाइनल लास्ट जो स्टेप है वो कुछ आवश्यक परिस्थितियाँ जैसे ताप, दाब आदि उत्प्रेरक के तीर के निशान के ऊपर नीचे लगाया जा सकता है। ठीक है विद्यार्थियों, अब है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए विद्यार्थियों सबसे पहले है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाएगा, एकल उत्पाद, इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे A और B दोनों मिलेंगे तो C बनेगा। ठीक है विद्यार्थियों, फॉर एग्जांपल देखते कोयले का दहन होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, ये एक संयोजन अभिक्रिया है। कार्बन और ऑक्सीजन मिलके जल का निर्माण होगा, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन दोनों को मिलाकर बन जाएगा H2O, तो ये भी एक संयोजन अभिक्रिया है। फिर बुझा हुआ चूना है CaO और इसकी अभिक्रिया हम जल से कराएंगे तो सोडियम, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा जो बुझा हुआ चूना है, ये भी एक संयोजन अभिक्रिया है विद्यार्थियों। नेक्स्ट है ऊष्मा सेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक जो अभिक्रिया है वो देखते हैं क्या है। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होगा यानी ऊष्मा भी निकल जाएगी तो वह हो जाएगी ऊष्मा सेपी अभिक्रिया एक्सोथर्मिक। देखिए प्राकृतिक गैस का दहन यानी मैथेन का दहन ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्राप्त होगा, साथ में छोटी सी ऊष्मा प्राप्त हो जाएगी। अब देखते हैं श्वसन भी एक ऊष्मा सेपी अभिक्रिया है, तो इम्पोर्टेंट है, पूछा गया सवाल विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षा में पूछा गया है। श्वसन कैसी अभिक्रिया है, तो ऊष्मा सेपी अभिक्रिया है। यहाँ पे ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज को हम फिर ऑक्सीजन से उपस्थिति में क्रिया करेंगे तो हमारे पास 6CO2 और 6H2O प्लस ऊष्मा प्राप्त हो जाएगी, यह एक ऊष्मा सेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब हो गया टूटना रहेगा विद्यार्थियों, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक टूट कर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं। जब यहाँ पे A टूटेगा तो B और C बन गया है। यहाँ पे ऊष्मीय वियोजन होगा यानी ऊष्मा के द्वारा वियोजन होगा वो ऊष्मीय वियोजन होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए हमने फेरस सल्फेट लिया है और फेरस सल्फेट की अभिक्रिया ऊष्मा की उपस्थिति में करेंगे तो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 गैस साथ ही SO3 गैस दोनों प्राप्त हो जाएगी, जो भूरे रंग का पूरा लाल रंग होगा फेरिक ऑक्साइड। Fe2O3 जो लोहे के ऊपर जंग लगता है वो, और FeSO4 फेरस सल्फेट जो हरे रंग का होता है। साथ ही COCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया ऊष्मा की उपस्थिति में कराने पर कैल्शियम बिना बुझा हुआ चूना और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो जाएगी। तो ये एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है विद्युत वियोजन यानी विद्युत धारा प्रवाहित होने वाला वियोजन। देखिए यहाँ पर हमने एक प्रकार से ये ले लिया है और उत्पर विद्युत संयोजन वाला। तो यहाँ पर जल की अभिक्रिया हम विद्युत धारा की उपस्थिति में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। ये चित्र के अनुसार यहाँ दर्शाया गया है। देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लगाए हुए हैं, इसमें देखिए पानी होगा और हाइड्रोजन गैस और प्लास्टिक का मग और रबर स्टॉपर और कैथोड ये, और ये एनोड प्लस वाला कैथोड और एनोड माइनस स्विच और बैटरी और ग्रेफाइट की सड़ और साथ ही प्रज्ञली ऑक्सीजन। देखिए विद्यार्थियों प्रकाशीय वियोजन का मतलब हो गया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। जैसे AgCl को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करेंगे यानी तो फिर Ag प्लस Cl2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार AgBr यानी AgBr को सूर्य के प्रकाश बनने पर Ag प्राप्त होगा, साथ ही Br2। और इस अभिक्रिया का उपयोग हम फोटोकॉपी में किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, परीक्षा में पूछा गया है, 10th क्लास का टॉपिक है यह। हर परीक्षा में एक बार जरूर पूछा गया है कि स्वयं सुंदर फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है,
तो फिर AgBr जो Ag मुक्त होगी वो। नेक्स्ट है वो है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, एक्जोथर्मिक अभिक्रिया, और यह अभिकारक को तोड़ने पर ऊष्मा तथा प्रकाश और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक या उत्पाद को बनाने के लिए ऊष्मा और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होगी। अब है नेक्स्ट है वियोजन अभिक्रिया के बाद में है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट अभी रिएक्शन। वो क्या होगी देखिए, इन अभिक्रियाओं में एक से अधिक क्रियाशील या तत्व कम क्रियाशील को उस तत्व के यौगिक में विस्थापित कर देगा, यानी डिस्प्लेसमेंट करेगा, उसको हटाएगा। जो कम क्रियाशील तत्व होगा उसको विद्यार्थी हटाया जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर कॉपर और सल्फेट में जो सबसे कम क्रियाशील है वो है कॉपर, तो कॉपर यहाँ से हट जाएगा, उसकी तरह फेरिक आएगा, फिर FeSO4 हो जाएगा, फेरस सल्फेट, साथ ही कॉपर बाहर निकल जाएगा। तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। और लोहे की कील भूरे रंग की, कॉपर ऑक्साइड की परत जम जाती है और SO4 के नीले रंग के विलयन में हरा रंग FeSO4 का निर्माण होने के कारण हो गया है। फिर देखिए ZnSO4+, तो यहाँ पर कॉपर को हटा दिया जाएगा, Zn आएगा यहाँ पर, क्योंकि कॉपर क्रियाशील नहीं है, जिंक क्रियाशील अधिक है कॉपर से, तो ZnSO4+ Cu बन जाएगा। तो जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। नेक्स्ट है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होगा, यानी कुल मिलाकर जो अभिकारक के रूप में दो यौगिक काम में लिए जाएंगे। जैसे यहाँ पर सोडियम सल्फेट है और साथ ही BaCl2 बेरियम क्लोराइड है, दोनों के बीच में विस्थापन होगा, तो फिर ये इधर आ जाएगा और ये NaCl बाहर निकल जाएगा, तो BaSO4 बेरियम सल्फेट हो जाएगा, साथ ही NaCl सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा। यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है विद्यार्थियों, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए। नेक्स्ट है बेरियम सल्फेट के साथ सफ़ेद अविलेय अवशेष निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास बोर्ड के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। अब है उपचयन और अपचयन, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन। जो उपचयन का मतलब होगा ऑक्सीकरण विद्यार्थियों, उपचयन का मतलब क्या होगा ऑक्सीकरण, और अपचयन यानी अपचयन है ही है। तो उपचयन यानी ऑक्सीकरण, इसका मतलब होगा किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। उपचयन का मतलब विद्यार्थी होगा ऑक्सीकरण, तो उपचयन को ऑक्सीकरण भी कहते हैं, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, और किसी पदार्थ के हाइड्रोजन का ह्रास होगा, यानी हाइड्रोजन क्या हो जाएगी निकल जाएगी, जिसे हम उपचयन कहते हैं या ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करेंगे तो CO2 बनेगा, कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन करेंगे C2O कॉपर ऑक्साइड बनेगा, और कॉपर ऑक्साइड की जल से अभिक्रिया हाइड्रोजन से क्रियापन कॉपर मुक्त हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी। तो ये अपचयन नहीं था, यह उपचयन यानी ऑक्सीकरण है। उपचयन का मतलब ये होता है विद्यार्थी ऑक्सीकरण। अब है अपचयन, अपचयन का मतलब हो गया उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन का ह्रास होगा, ऑक्सीजन निकल जाएगी बाहर, और हाइड्रोजन में क्या हो जाएगी वृद्धि। जैसे विद्यार्थियों दीजिए यह कॉपर ऑक्साइड है, इसकी अभिक्रिया हम हाइड्रोजन गैस से कराएंगे ऊष्मा की उपस्थिति में, तो कॉपर बाहर निकल जाएगी और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर जल बनाएगी। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों क्या हुआ है कि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो गया है, यानी यहाँ से कॉपर धातु ऑक्सीजन बाहर निकल गई है और हाइड्रोजन जुड़ गई है, ये उपचयन यानी ऑक्सीकरण हो गया है। ठीक है विद्यार्थियों, इस अभिक्रिया में देखिए कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया है अपचयित हो जाता है और हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनाता है। इस अभिक्रिया में उपचयन अपचयन दोनों साथ हो रहा है, इसलिए इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। नेक्स्ट है विद्यार्थियों दैनिक जीवन में अपचयन के क्या उपचयन से क्या उपयोगी है, मतलब ऑक्सीकरण के क्या उपयोगी। उपचयन का मतलब ही होता है विद्यार्थियों ऑक्सीकरण। तो दो नाम है विद्यार्थियों, इसके नाम ध्यान रखने हैं। उपचयन का मतलब ही ऑक्सीकरण। सबसे पहले है संचारण, जो अपने लोहे के ऊपर जंग लगता है वो एक संचारण है। देखिए विद्यार्थियों संचारण का अर्थ होगा जब कोई धातु आर्द्र या अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है यानी संचारित हो जाती है, इसे हम संचारण कहते हैं। यानी कोई भी धातु है, चाहे तांबा हो या लोहा हो या फिर कॉपर हो, यह किसी आर्द्रता या धातु या अम्ल के संपर्क में आते ही तुरंत संचारित होने लगती है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल क्या है, लोहे के ऊपर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे की हरी परत, ये संचारण के उदाहरण है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया सवाल है विद्यार्थियों, तो अपनी कॉपी में नोट करते रहिए और लिखते रहिए और बार बार रिवाइज करते रहना है। नेक्स्ट है
यशद लेपन, और ये यशद लेपन को गैल्वानीकरण भी कहते हैं। इसमें क्या होता है विद्यार्थियों, विद्युत लैंप या पेंट करके संचारण से धातुओं को बचाया जा सकता है, यानी या तो एक धातु सड़ाई जाएगी या फिर उसके ऊपर पेंट करके सड़ाया जा सकता है, जिसे हम यशद लेपन कहते हैं। नेक्स्ट है विकृत गंधिता, जो इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है, यानी वसायुक्त या तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर अपचयित हो जाती है, जिससे इसका स्वाद और गंध क्या हो जाएगा, परिवर्तन, इसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। और इसको रोकने के लिए क्या उपाय है, तो प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करेंगे, साथ ही वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखेंगे और वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस का उपयोग करेंगे और शीतलन द्वारा। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार आज का जो मुख्य टॉपिक था वो था केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, जो रीट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी टॉपिक है विद्यार्थियों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो विद्यार्थी महंगी कोचिंग या फिर कोर्स नहीं खरीद सकते उनके लिए चैनल बहुत ही फ़ायदेमंद है। रीट परीक्षा में इससे एक सवाल जरूर बनेगा विद्यार्थियों, और बार बार वीडियो देखते रहिए और रिवाइज करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।